आज चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और ये ऑनलाइन वर्चुअल चल रहा है। इसलिए पूरे देश भर से और विदेश से भी इस अधिवेशन को लोग सुन रहे हैं और इसकी अध्यक्षता बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के संरक्षक माननीय वामन मेश्राम साहब करने वाले हैं। प्रथम सत्र का जो विषय है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है तो उनका साकेत पर कब्जा कैसे हुआ। एक वैज्ञानिक विश्लेषण अथवा पुरातात्विक आधार पर साकेत बुद्ध भूमि है, फिर भी उस पर ब्राह्मणों का कब्जा होना यह भारत के मूल इतिहास को बदलने का षड्यंत्र है। और दूसरा विषय महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट 1949 को खारिज किए बगैर महाबोधि महाविहार पर ब्राह्मणों का जो अवैध कब्जा है वह समाप्त नहीं हो सकता। साथियों, लॉकडाउन जब घोषित किया गया उसी दरमियान अंधेरे में चुपके से षड्यंत्र करके योगी आदित्यनाथ के द्वारा और मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा साकेत के मूल बुद्ध स्तूप की जमीन पर ऐतिहासिक धरोहर पर हमला किया गया और इसको लेकर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ने आंदोलन भी चलाया। जब 40 दिन का आखिरी डिबेट चल रहा था, आखिरी फैसला सुनवाने के लिए कोर्ट भी समय सीमा तय करके फैसला देने के लिए जस्टिस गोगोई समय सीमा तय करके फैसला देने के लिए 40 दिन का समय मुकर्रर किया। उस दरमियान आरएसएस के तरफ से, विश्व हिंदू परिषद के तरफ से पराशर नामक ओल्ड वकील हैं, आखिरी जो 15 अक्टूबर 2019 को जो बहस हुई, इस बहस के दरमियान के पराशर ने ब्राह्मण को मूल निवासी शब्द से उल्लेख किया गया। केस जमीन के मालिक कौन है, मालिकाना हक किसका है, इसके लिए था। ब्राह्मण विदेशी है या मूल निवासी है, इस पर वो केस नहीं था। मगर के पराशरन ने सीनियर वकील धवन ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि पराशरन एक बहस कर रहे हैं। तब पराशरन ने कहा आर्य यहाँ के मूल निवासी थे, क्योंकि रामायण में भी सीता अपने पति श्री राम को आर्य कहकर संबोधित करती थी। ऐसे में आर्य कैसे बाहरी आक्रमणकारी हो सकते हैं। पराशरन ने जो मुद्दा उठाया कि आर्य ब्राह्मण यहाँ के मूल निवासी हैं और सीता राम को आर्य संबोधित करती थी। सीता राम को आर्य संबोधित कर रही थी, इसका मूल निवासी शब्द से क्या संबंध है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो चुके हैं। अगर ये बहस हो जाती तो शायद सही फैसला हो जाता। सीता राम को आर्य कह रही है। रामायण में 16 बार बुद्ध का जिक्र है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 16 बार रामायण में बुद्ध का जिक्र है। सीता के मुंह में एक डायलॉग है वाल्मीकि रामायण में
कि राम के ऊपर बुद्ध का ज्यादा ही प्रभाव है। रामायण में बुद्ध का जिक्र आना ये इस बात का सबूत है कि रामायण बुद्धोत्तर है, और महाभारत में 137 बार बुद्ध का जिक्र आया है, क्योंकि महाभारत भी बुद्धोत्तर। इसलिए सीता ने राम को आर्य कहा। यह बात पराशरन जी कुछ छुपा रहे हैं, मगर ब्राह्मण आर्य ब्राह्मण मूल निवासी है ऐसा उनका कहना है, इसमें तथ्य नहीं है। क्यों तथ्य नहीं है? हमने सब्जेक्ट ये बनाया कि डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, तो उनका साकेत पर कब्जा कैसे हुआ? जब ये आखिरी डिबेट, आखिरी डिस्कशन चल रहा है, आखिरी युक्तिवाद चल रहा है, तो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के ब्राह्मण वकीलों ने ब्राह्मण को मूल निवासी का डीएनए के आधार पर यह प्रूव हो गया, फाइनल प्रूव हो गया कि ब्राह्मण भारतीय नहीं है। 2001 को डॉक्टर माइकल बामशात का डीएनए ने सिद्ध कर दिया था कि ब्राह्मण विदेशी है। तब टाइम्स ऑफ इंडिया का खास पत्रकार वाशिंगटन गया और डॉक्टर माइकल बामशात का खास तरह का इंटरव्यू लिया, और टाइम्स ऑफ इंडिया में उसकी खबर छपकर आई, और उसका टाइटल ही था कि ब्राह्मणों का डीएनए भारतीय नहीं है, विदेशी है। मगर उस खबर को, जो देशी लैंग्वेज है, अलग अलग रीजनल लैंग्वेज है, इस पर भारतीय ब्राह्मण बनिया मीडिया ने चर्चा नहीं किया, और केवल टाइम्स ऑफ इंडिया में उसकी खबर छपकर आई। उस पर ना कोई डिबेट हुआ, ना डिस्कशन हुआ। हाँ, एनडी तिवारी के एक बेटे ने जब विवाद किया कि एनडी तिवारी का वो बच्चा है, चाहे वो नाजायज ही क्यों ना हो, जब दोनों का डीएनए टेस्ट किया तो कोर्ट ने मान्य किया कि एनडी तिवारी का ही वो बच्चा है। डीएनए का मामला केवल डीएनए का मामला नहीं था। माइकल बामशात ने यह तक प्रूव किया कि ब्राह्मणों ने ही भारत में वर्ण सिस्टम और जाति सिस्टम लागू किया, और ब्राह्मणों की औरतों का डीएनए, उनका जो भूभाग है काला समंदर के पास यूरेशिया, वहां की महिलाओं के साथ ब्राह्मणों की महिलाओं का डीएनए मैच नहीं हुआ, बल्कि उनका डीएनए भारतीय महिलाओं के साथ मैच हुआ। बाबा साहब अंबेडकर ने 1916 में कास्ट इन इंडिया एक रिसर्च पेपर एमए एंथ्रोपोलॉजी के लिए पेश किया था। जब वो पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने जाहिर किया था रिसर्च के आधार पर कि ब्राह्मणों ने महिलाओं का हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाति का निर्माण करने के लिए। जो बाबा साहब अंबेडकर ने 1916 में कहा, वही बात डॉक्टर माइकल बामशात ने मान्य किया डीएनए के आधार पर। जो डीएनए कह रहा है कि ब्राह्मण विदेशी है, वही बात ब्राह्मण लोग भी मान्य करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवर ऑफ इंडिया में मान्य किया ब्राह्मण विदेशी है। लेटर्स टू इंदिरा नामक किताब में जो उन्होंने पब्लिश किया, उसमें इंदिरा के नाम पर जो खत है, उसमें खुद कहा कि हम लोग जंगली थे, जाहिल थे, और शायद हम लोगों को खाना खाने के लिए नहीं मिल रहा होगा, तो टोलियों की तौर पर माइग्रेशन करके, स्थलांतर करके हम इंडस वैली की तरफ आए और यहाँ के सभ्यतापूर्ण समाज को हमने नष्ट किया और हम यहाँ के हुक्मरान हो गए। यानी ब्रिटिश भारत में ब्राह्मण अपने आप को विदेशी कह रहे थे। गांधी जी ने भी कांग्रेस के अधिवेशन में जाहिर किया कि ब्राह्मण लोग विदेशी हैं और इन्होंने इंडस वैली पर आक्रमण किया। गांधी जी ने भी एग्री किया। तिलक ने 1903 में आर्टिक होम इन दी वेदास में लिखा, हम विदेशी है और ध्रुवीय प्रदेश से हम भारत में आए। आज डीएनए साइंस यही कह रहा है जो उस समय तिलक बता रहे थे।
महात्मा ज्योतिराव फुले भी खुलेआम कहते थे कि ये विदेशी ब्राह्मण है और वो भारतीय नहीं होने के कारण उन्होंने जाति और वर्णा सिस्टम में यहां के मूल निवासियों को डिवाइड किया। बाबा साहब अंबेडकर ने अलग अलग जगह पर जो स्पीचेस किए, ब्राह्मण लोग बहुत चालाक हैं, हु वेर दी शूद्राज का आधार लेकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का कार्य करते हैं। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने उस किताब से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि शूद्र लोगों में और ब्राह्मणों में कैसा संघर्ष रहा, क्षत्रियों और ब्राह्मणों में कैसा संघर्ष रहा, और ब्राह्मण यानी आर्य लोग बहुत प्रगत थे इसीलिए उन्होंने सभ्यता का निर्माण किया। यह बात गलत है। पटियाला के भाषण में 1952 की लोकसभा की प्रचार सभा में उन्होंने कहा कि ब्राह्मण लोग 3000 वर्ष पहले भारत में आए और यहां आने के बाद उन्होंने वर्ण व्यवस्था को लागू किया। एक जगह उन्होंने स्पीच में कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुरखे विदेशी है, और जो अंतिम भाषण उनका रहा वाराणसी में, उन्होंने जाहिर तौर पर कहा, हम मूल निवासी लोग नाग लोग हैं और नाग लोगों का और ब्राह्मणों का कड़वा संघर्ष रहा। ब्राह्मण घोड़े पर आए तलवार लेकर, इसीलिए वो सभ्य नहीं हो सकते। सभ्यता तो हम लोगों ने पैदा की है। तो ऐतिहासिक आधार पर जो हमारे महापुरुषों ने बताया उसको डीएनए ने मान्यता दिया, और राखी गढ़ी डीएनए सितंबर 2019 में हुआ। अगस्त 2018 में 117 लोगों का डीएनए साइंटिस्ट रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, और उस पर भी ब्राह्मणों ने इंटरनल सर्कल पर विवाद शुरू किया। तो वही रिपोर्ट राखी गढ़ी डीएनए के साथ द साइंस जो इंटरनेशनल जर्नल है इसमें प्रकाशित हुआ। इन दोनों रिपोर्ट का कहना यह है कि ब्राह्मण विदेशी है और ब्राह्मणों का भारत में आगमन का समय ईसा पूर्व 2000 है, और ईसा पूर्व 2000 से लेकर 1700 के बीच में उन्होंने इंडस वैली पर आक्रमण किया और आहिस्ते आहिस्ते वो यहां पर स्थिर हो गए। राखी गढ़ी डीएनए का समय है ईसा पूर्व 2700, यानी आज से 4700 साल पहले। उसके हेडिंग में ही, टाइटल में ही यह शब्द प्रयोग है कि राखी गढ़ी डीएनए में हम लोगों को ईरानियन फार्मर्स का और स्टेट पैस्टोरलिस्ट लोगों का डीएनए नहीं मिला, वो डीएनए यही के लोगों का मिला, द्रविडियन डीएनए मिला। अब राखी गढ़ी डीएनए से प्रमाणित हो गया कि ब्राह्मण विदेशी है। वो जो 18 पन्ने का डीएनए रिपोर्ट है, इस पर कहीं पर भी कुछ लिखा नहीं है कि ब्राह्मण भारत का है, मूल निवासी है। मगर पूना के डेक्कन कॉलेज के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर वसंत शिंदे और लखनऊ के नीरज राय, इन दोनों को आगे कर यह मिसप्रोपेगेंडा किया गया कि ब्राह्मण यही के है, मूल निवासी है। एक और फेक स्टोरी बनाई कि वो यहीं से बाहर गए, आपको बाहर जाने का समय मालूम नहीं, आपको केवल आने का समय मालूम है। साथियों, महिला का डीएनए था, महिला का डीएनए मूल निवासी था। जानबूझकर उन्होंने पुरुष कंकाल का डीएनए भेजा नहीं, और जो मूल निवासी लोगों का डीएनए था उसको ब्राह्मण और सभी लोग भारतीय है ऐसा मिसप्रोपेगेंडा किया। वैज्ञानिक आधार पर अगर इसका विश्लेषण करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ब्राह्मणों का डीएनए भारतीय ही नहीं है, वो आक्रांता है, वो विदेशी है। कलिस बोरास ने 2019 में, मार्च 2019 में स्टेन हेंगे, जो यूरोप का सबसे बड़ा कल्चर था, उसके ऊपर रिसर्च करते हुए बताया ये यामनिया प्रजाति के लोग हैं, अत्यंत हिंसक है, क्रूर है, बहुत जंगली और जाहिल किस्म के लोग हैं। और ये यामनिया प्रजाति के लोग जहां जहां गए वहां वहां उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया, पुरुषों की हत्याएं की, यूरोप खंड में बड़े पैमाने पर हिंसा किया। और रीच डेविड जो सबसे बड़ा आज की तारीख में
डीएनए के सब्जेक्ट में इंटरनेशनल स्कॉलर है और दुनिया के हर इलाके का उन्होंने डीएनए रिसर्च किया है। और उनकी हाल ही में एक किताब आई वी आर, उस किताब में उन्होंने रहस्य का उद्घाटन करते हुए बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा हिंसक ब्राह्मणों की जो प्रजाति है, यामनिया प्रजाति, वो हिंसक है। तो ब्राह्मण लोग आक्रांता है, विदेशी है, और उन लोगों ने भारत पर हमला करके कब्जा किया है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया, यह फैसला न्याय और सत्य सबूत के आधार पर नहीं आया, बल्कि उन्होंने जाहिर तौर पर कह दिया कि हिंदुओं की आस्था यही है कि भगवान राम का जन्म स्थान जहां पर बाबरी मस्जिद थी वहीं पर है, और आस्था और श्रद्धा के आधार पर और मौखिक गवाही और दस्तावेजों के आधार पर हम फैसला दे रहे हैं कि यह जगह का मालिकाना हक इनको दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला दिया गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी जस्टिस गोगोई के ऊपर कई सारे सवाल खड़े कर दिए थे। सीनियर वकील माननीय धवन जी ने डिबेट करते हुए चीफ जस्टिस को कहा कि आप लोग सप्ताह भर हमसे डिबेट चलाते हैं, आर्गुमेंट चलाते हैं, मगर हमें स्टडी करने के लिए समय देना चाहिए, आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? यह केस ऐसी चल रही है जैसे कोई क्रिकेट की टूर्नामेंट चल रही है। आप भी एक जमाने में वकील थे, सीनियर वकील थे, आपने अपनी जिंदगी में इतनी लगातार हेयरिंग, लगातार कोई आर्गुमेंट नहीं किया, हमको समय दिया जाए। तो जस्टिस गोगोई ने उस दिन तो उसका जवाब नहीं दिया, मगर दूसरे दिन उसका जवाब दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि इसे क्रिकेट टूर्नामेंट जो कहा गया यह गलत है, इसको एक केस के तौर पर ही माना जाए, यह केस ही है, हमें इस पर व्यर्थ की भाषणबाजी कर राज्यसभा नहीं जाना है। चीफ जस्टिस साहब ने स्टेटमेंट में धवन साहब का जवाब देते हुए, उस दिन जवाब नहीं दिया, दूसरे दिन जवाब दिया, एक ढंग से राज्यसभा के जो मेंबर है इनकी इसमें अपमान भी है। मानो राज्यसभा के जो मेंबर है वो खाली भाषणबाजी करते हैं, ऐसा इससे अर्थ ध्वनित होता है। वो भी एक लोकतांत्रिक संस्था है, राज्यसभा अपर हाउस है, मगर उसमें जो उन्होंने कहा कि हमें इस पर व्यर्थ भाषणबाजी कर राज्यसभा नहीं जाना है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वो खुशी खुशी से राज्यसभा पहुंच गए। और उनके ही सहयोगी साथियों ने उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे वो बाद में सही सिद्ध हुए कि उसमें डीलिंग हुई, और डीलिंग के आधार पर वो फैसला दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो वहां पर विवादित जमीन के नीचे 2.77 एकड़ जमीन के नीचे मंदिर है या नहीं इसकी पुष्टि करने के लिए उत्खनन करने का मांझी और बीआर मनी के नेतृत्व में और नागपुर का आर्कोलॉजिकल जो विभाग है इनके नेतृत्व में जो उत्खनन किया गया, अभी एक बात सामने आ गई कि वो उत्खनन पूर्ण रूप से नहीं किया गया। लगभग 40% इलाका उस साइट का ओपन ही नहीं किया गया। कई जगह जो महत्वपूर्ण जगह है उसको ओपन ही नहीं किया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किस आधार पर फैसला दिया? यह प्रोपेगेंडा किया गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर है, मगर पूरी साइट का तो उत्खनन नहीं किया गया। लॉकडाउन में उन्होंने 21 दिन जेसीबी का इस्तेमाल किया, जो वहां पर सम्राट अशोक का मूल बुद्ध स्तूप था। साथियों, डीएनए के आधार पर इनका इस जगह पर कब्जा करने का कोई आधार नहीं है। आर्कोलॉजिकल आधार पर भी उनका साकेत पर कब्जा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
वो प्रूव ही नहीं कर सके कि वहां पर राम मंदिर है। बिहार मनी, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी दस्तावेज और जो भी सबूत पेश किए गए, वो सबूत क्या है? सुप्रीम कोर्ट नहीं तय कर पाया कि रामायण का लिखित काल क्या है, महाभारत का लिखित काल क्या है। अयोध्या महात्म्य और स्कंद पुराण को आधार बनाकर यह फैसला दिया गया, रामचरितमानस को आधार बनाकर फैसला दिया गया। अयोध्या महात्म्य बहुत पुराना ग्रंथ नहीं है, स्कंद पुराण बहुत पुराना ग्रंथ नहीं है। 1991 में डीएन झा, रोमिला थापर और कई सारे इतिहासकारों की एक कमेटी भारत सरकार ने गठित की थी और उन्होंने एक लंबा रिपोर्ट भारत सरकार को पेश किया था और उन हिस्टोरियन लोगों का कहना था कि अयोध्या महात्म्य और स्कंद पुराण बहुत प्राचीन है, तो उसमें 1600, 17वीं और 18वीं सदी के लोगों का नाम क्यों आता है? बहुत प्राचीन है। तो हिस्टोरियन लोगों में मतभेद है कि इन ग्रंथों को ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाए या नहीं माना जाए। साथियों, साकेत ये मूलतः बुद्ध भूमि है, जहां पर 6ठी शताब्दी में हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन के समय में युवन संघ आए थे और उन्होंने जो देखा 5वीं 4थी शताब्दी में फैयान ने जो देखा वही युवन संघ ने देखा और वहां पर 3000 भिक्षु का निवास स्थान था, 4 बड़े बड़े स्तूप थे। मामला केवल 2.77 एकड़ एरिया का नहीं है, वो लगभग 70 एकड़ जगह बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट से भरी पड़ी है। सम्राट अशोक द्वारा 4 बड़े बड़े स्तूप है, बड़े बड़े वहां संगराम हैं, जिसे पूर्वाराम कहते हैं या पूर्वाराम कहते हैं, जो विशाखा ने दिया हुआ है। साथियों, वो जगह का मामला और पेचीदा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमने एक लंबे अरसे से चल रहे विवाद का हमने विराम कर दिया और शांतिपूर्ण ढंग से हमने इसका हल ढूंढ लिया। इस बात में तथ्य नहीं है, इस बात में बिल्कुल तथ्य नहीं, बल्कि और विवाद खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2.77 एकड़ जगह राम मंदिर ट्रस्ट को दिया और जैसे ही फैसला हुआ, केंद्र सरकार ने 67 एकड़ जो जमीन है, जो केंद्र सरकार ने ऑक्युपाई किया था विवाद को ध्यान में रखकर, और केवल 2.77 एकड़ जमीन पर ही केस चलेगा ऐसा उसमें डिक्लेरेशन किया था, वो जमीन भी अभी वर्तमान में मंदिर ट्रस्ट को दे दिया है। ये आरएसएस ने किया है, मोहन भागवत ने किया है और इस पर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट चुप्पी धारण किया हुआ है। एक स्तूप को उन्होंने तोड़ा है, अभी मणि पर्वत बड़ा स्तूप है, सुग्री पर्वत के नाम पर जो जगह है वो, उसके अंदर तथागत भगवान गौतम बुद्ध के नाखून के धातु और केश के धातु रखे हुए जो पवित्र है। तो इस तरीके से ये मामला और पेचीदा हो गया है। इसलिए साकेत जो बुद्ध भूमि है, इसको बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए इस विषय को चर्चा के लिए रखा गया है। लॉकडाउन में उन्होंने बुद्ध स्तूप को तोड़ा है, मगर जो बाकी इलाका है वो प्रिजर्व है। अब कोर्ट किस बात को मानता है? तथ्य और सबूत को मानता है। 1977 में उस समय के तत्कालीन आर्कोलॉजिस्ट, डायरेक्टर जनरल और आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने साकेत में यानी अयोध्या में विवादित जगह के नजदीक ही एक मंदिर का निरीक्षण किया और एएसआई के रिपोर्ट में उसका रिपोर्ट छाप दिया। छोटा ही था मगर बहुत महत्वपूर्ण था। नागेश्वर नाथ टेम्पल नामक मंदिर बहुत ही नजदीक है विवादित जगह से, कुछ मीटर अंतर पर। वहां पर मैं 2017 में स्टडी के लिए गया था, इसीलिए जो किताबी हमने पढ़ा उसको फिजिकली हमने देखा। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता है कि वो जो शिवलिंग है, जिसको कमल की पंखुड़िया की डिजाइन है, ऐसा शिवलिंग तो ऑल इंडिया में कहीं पर भी नहीं है कि जिसको शिवलिंग भी कह रहे हैं और उसको कमल की
पंखुड़िया का डिजाइन है, वो शिवलिंग नहीं है, बल्कि एएसआई की रिपोर्ट में कहा है कि वो सम्राट अशोक का स्तंभ है। यानी यह बात विवाद हल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। 1990 के बाद दिलीप चक्रवर्ती नामक जो फॉरेन में लेक्चरर है अमेरिका में और दुनिया में जाने माने आर्कोलॉजिस्ट और इतिहासकार में उनका नाम अग्रगण्य आता है। उन्होंने किताब लिखी आर्कोलॉजिकल ज्योग्राफी ऑफ द गंगा प्लेन। उसके पेज नंबर 253 पर उन्होंने जाहिर तौर पर कहा कि नागेश्वर नाथ टेम्पल के अंदर जो शिवलिंग है वह कोई और नहीं है बल्कि सम्राट अशोक का स्तंभ का टूटा हुआ हिस्सा है। और उन्होंने उस समय कहा कि राम मंदिर और मस्जिद के विवाद का मामला चल रहा है और इसके कारण इस जगह की खुदाई के लिए अवरोध हो गया है, लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग ने निष्पक्षता से अगर इस मंदिर की खुदाई की तो स्तंभ के अन्य हिस्से मिलेंगे और स्तंभ के ऊपर सम्राट अशोक का लिखा हुआ शिलालेख मिलेगा, तो वो जो विवाद चल रहा है मंदिर मस्जिद का, वो विवाद का भी हल हो जाएगा। बड़ी आश्चर्यजनक बात है ये जो फैसला हुआ, इस फैसले में कई सारे गवाहों का इस्तेमाल किया गया। उन लोगों ने 2019 के बाद फैसला आने के बाद जिस दिलीप चक्रवर्ती ने वो जगह मौर्य सम्राट अशोक की है यह प्रमाणित किया, वर्तमान भाजपा सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड दे दिया, चुप कर दिया। अब दिलीप चक्रवर्ती इस पर बोल नहीं रहे, यानी मैनेज करने का मामला। दूसरा मामला यह आया, यानी जुडिशरी के लोगों ने, हमने जो इतिहास सब्जेक्ट बनाया कि पुरातात्विक आधार पर साकेत भूमि बुद्ध भूमि है, फिर भी उस पर ब्राह्मणों का कब्जा होना यह भारत के मूल इतिहास को बदलने का षड्यंत्र है, इसके आधार हम दे रहे हैं। जो दिलीप चक्रवर्ती ने कहा उसको चुप कर दिया, अब वो चुप है। बीआर मनी कहते हैं, लॉकडाउन में उनका स्पीच हुआ कि मैं एक्सकेवेशन करने के लिए तैयार नहीं था, मुझे ब्रेन हेमरेज आकर गया था, यानी दिमागी बीमारी थी और मैं दवाई लेकर ठीक हो रहा था और अचानक टीवी पर नाम आया, मेरा नाम आया, मैं मना कर रहा था, मैं मना करने के बावजूद मुझे लिया गया। और फिर उन्होंने जो रिपोर्ट बनाया उस रिपोर्ट में इनडायरेक्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, डायरेक्ट जो लिखना चाहिए वो लिखा नहीं। मांझी और मनी को ब्राह्मण लोगों ने मैनेज किया और मैनेज करके जैसा रिपोर्ट चाहिए वैसा लिखवा लिया। 2009 में जब डिबेट चल रहा था, आर्गुमेंट चल रहा था, जफरयाब जिलानी साहब ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो कहा वही बात सुप्रीम कोर्ट में बार बार कोर्ट की है। आखिरी के जजमेंट में भी उन्होंने इस बात को उसका हवाला दिया है, जिसमें खास पेज नंबर 86 पर, रिपोर्ट की पेज नंबर 86 पर सर्कुलर श्राइन ऐसा एक हेडिंग है, गोलाकार हिस्से, इसके ऊपर इन्होंने आर्गुमेंट करते हुए डिनाई किया कि वो शिवलिंग नहीं है बल्कि वह बुद्ध स्तूप है, क्योंकि अलग अलग ज्यादा क्यों होते हैं, एक ही शिवलिंग होना चाहिए। तब कोर्ट ने इस बात के लिए जफरयाब जिलानी को कहा, चलो आप तो कह रहे थे कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है मस्जिद के अलावा, मगर आप इस बात को स्वीकार कर रहे हो कि इसके नीचे कुछ तो भी है, स्तूप है मतलब स्वीकार कर रहे हो। बाद में जफरयाब जिलानी की बात को पूछा गया, क्रॉस किया गया, आप किस आधार पर कह रहे हो कि नीचे स्तूप है? तब जफरयाब जिलानी ने एएसआई की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि स्तूप है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी बात को हम मान्य नहीं कर सकते और जफरयाब जिलानी की बात को दबा दिया। वहां स्तूप थे और 12वीं सदी का वहां मंदिर है और उस मंदिर को हरिविष्णु का भी मंदिर कहते हैं।
विष्णु जो कैरेक्टर है वो बुद्धिज्म से डेवलप किया गया कैरेक्टर है, और बुद्धा को अवतार घोषित करने का काम शंकराचार्य ने किया है, ये खुद नेहरू भी कहता मान्य करता है। असिमुलेशन किया, बुद्धा की सारी फिलॉसफी को स्वीकार करके मायावाद के नाम से उसको प्रचार में लाया, और 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद बुद्धा को विष्णु का अवतार घोषित किया। रामायण में, महाभारत में अवतारों का जिक्र है, मगर बुद्ध का जिक्र ही नहीं है। 6 अवतारों का जिक्र, मगर वहां पर मंदिर था, इस पर सवाल था। इसका सॉल्यूशन करने के लिए उस समय की सरकारों ने 2 बड़े स्कॉलर को भारत में इनवाइट किया। एक का नाम है हंस बेकर और दूसरे का नाम है शेल्डन पोलाक। इन दोनों ने अयोध्या पर सबसे ज्यादा रिसर्च किया है, और ब्राह्मण लोग भी इस बात को मान्य करते हैं कि ये दो जो स्कॉलर है, इनके इक्वल ब्राह्मणों में भी एक भी संस्कृत स्कॉलर इनके इक्वल नहीं है। 1986 में अयोध्या नामक किताब हंस बेकर ने 2 वैल्यू में प्रकाशित किया, और पोलाक ने इसके बाद एक रिसर्च इंटरनेशनल पेपर प्रकाशित किया, पॉलिटिकल थॉट्स क्या है रामायण का। इन दोनों का एक कॉमन मत है कि उत्तर भारत में राम का मंदिर ही नहीं है। इन दोनों का रिसर्च करके ये ओपिनियन है कि उत्तर भारत में, अवध प्रांत तो छोड़ो, मगर उत्तर भारत के पूरे इलाके में राम का एक भी सिंगल मंदिर नहीं आपको दिखाई देगा। ये उनका रिसर्च है। उनका कहना है कि राम का मंदिर आपको नागपुर में, ब्रह्मपुरी में, नागपुर के नजदीक वहां मिलता है 13वीं 12वीं शताब्दी में, मगर वह बुद्ध पद था, उसको बाद में ब्राह्मणों ने बनाया। और आंध्र प्रदेश में 14वीं शताब्दी में आपको एक मंदिर मिलता है, वहां एक शिलालेख मिलता है, मगर वो साधारण मंदिर है। और उन्होंने आधार लिया भांडारकर, आरजी भांडारकर, जो ब्राह्मणों के बड़े इंडोलॉजिस्ट माने जाते हैं। उन्होंने जो 1913 में शैविज्म एंड वैष्णविज्म एंड अदर कल्ट्स नाम का जो किताब लिखा, उसका आधार लेकर उन्होंने कहा कि आरजी भांडारकर जो सबसे बड़े विद्वान हैं, उन्होंने खुद मान्य किया कि 12वीं शताब्दी के अंत तक राम कल्ट पैदा ही नहीं हुआ था, राम के नाम से पंथ ही पैदा नहीं हुआ था, तो राम का मंदिर 12वीं शताब्दी में बनेगा कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने हंस बेकर का थोड़ा विधान, उसका जिक्र किया, उनका निचोड़ क्या है वो नहीं बताया। वो ये दिखाने के लिए, जजमेंट दिखाने के लिए कि हम लोगों ने कितना बड़ा अध्ययन किया, कितना बड़ा निष्पक्षता से काम किया। साथियों, उस जजमेंट में 2 और महत्वपूर्ण बातें मुझे नजर में आई। नंबर 1 बात कि जैसे हंस बेकर का इस तथ्य को उन्होंने डिनाई किया, उसी तरह उन्होंने सवीरा जायसवाल नामक जो बहुत बड़ी हिस्टोरियन है, उस हिस्टोरियन को आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने साक्षीदार के तौर पर रखा। पहला उसका क्या कहना है ये हम देखते हैं, और कोर्ट ने उसको किस आधार पर इंटरप्रेट किया, यानी सवेरा जायसवाल भी गलत बोल दिया। कोर्ट की भाषा में यह अवमानना है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना एक कोर्ट की भाषा में अवमानना है, चीटिंग है। सवेरा जायसवाल द ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वैष्णविज्म, इस किताब में, और उसका पीरियड है वैष्णविज्म फ्रॉम 200 BC टू 500 AD, ऐसा उसका किताब है। उसने इस बात को एग्री किया, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर जो किटे का द्वारा लिखित है, उस आधार को लेकर उसने इस बात को स्वीकार किया कि विष्णु जो कैरेक्टर है या नारायण जो कैरेक्टर है, यह बौद्ध लिटरेचर से ही ब्राह्मणों ने डेवलप किया, यह उसने एग्री किया। उसने कहा ललित विस्तार में
बुद्ध को विष्णु नारायण के रूप में रूपांतरित किया गया और इसके माध्यम से बौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म इनके साथ नजदीकी लाने का काम किया गया। पेज नंबर 25 पर उसने इस बात को एग्री किया और आगे वो कहती है कि राम और वासुदेव इनकी प्राचीन कथा बौद्ध लीजेंड के स्वरूप में जातक में सुरक्षित है और वहीं से दशरथ जातक और घृत जातक से प्रेरणा लेकर बाद के समय में रामायण और महाभारत की रचना किया गया। यह सुवेरा जायसवाल का कहना है। अब कोर्ट में उसका क्या कहना है? चीफ जस्टिस ने उसको कोट किया। चीफ जस्टिस ने सुवेरा जायसवाल को कोट करते हुए क्या मिस इंटरप्रिट किया, मैं इस कार्यक्रम के बहाने बताना चाहता हूं। जो 40 दिन की बहस हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इस फैसले में एक जगह कहा गया है कि हिंदुओं की प्राचीन ग्रंथ स्कंद पुराण, वैष्णव खंड और अयोध्या महात्मा खासतौर पर इसकी पुष्टि करते हैं कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। इन ग्रंथ का मैंने जिक्र किया कि ये प्राचीन नहीं है, इसलिए इसको ऐतिहासिक आधार नहीं माना जा सकता। उन्होंने आगे ये कहा कि अडेंडम में कहा गया है कि हिंदू धर्म का मुख्य आधार उनके धार्मिक ग्रंथों को माना जाता है। वाल्मीकि रामायण को महाभारत और भगवत गीता से भी पुराना माना गया है। इस मामले में गवाह रही इतिहासकार सुवीरा जायसवाल ने अपने बयान में कहा था कि वाल्मीकि रामायण ईसा पूर्व 300 से 200 ईस्वी के बीच में लिखी गई है। यह ईसा मसीह के जन्म से पहले कई सौ वर्ष पहले पूर्ण कर ली गई थी। इसके बालकांड के श्लोक 8 से 12 में राम के जन्म के समय में ग्रहों का विवरण दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ है। उनकी किताब का हवाला देकर मैंने यह कहा कि सुवेरा जायसवाल मान्य कर रही है कि जातकों को आधार बनाकर ही रामायण रचा गया, महाभारत रचा गया। और सुप्रीम कोर्ट उनकी साक्ष्य को आधार बनाकर कह रही है कि ईसा पूर्व 300 और दूसरी शताब्दी में और ईसा के जन्म के पहले कई सौ वर्ष पहले। इसका क्या मतलब है? ब्राह्मण लोग अपनी झूठी बात को लाखों साल पहले जोड़ते। चलो एक बात तो ठीक हुआ कि आपने कुछ समय निर्धारित किया, अच्छा हुआ, मगर इसमें सच है क्या? सुवेरा जायसवाल खुद मान्य कर रही है कि जातकों से रामायण महाभारत बनाया गया। जातकों का निर्माण है ईसा पूर्व 5वीं 6वीं शताब्दी। बुद्ध काल के समय में जातकों का निर्माण हुआ। त्रिपिटक बुद्धा के परिनिर्वाण के बाद ही लिखे गए, उसमें जातकों का लिखित रूप में संकलित किया गया। मगर उन्होंने 3री शताब्दी में क्यों जोड़ा गया? क्योंकि 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने भरहुत के स्तूप पर 29 जातक कथाओं को शिल्पांकित किया है। तो ब्राह्मण मजबूर हो गए, इसको बहुत प्राचीन दिखाना चाहते हैं, मगर प्राचीन तो जातक है। और सम्राट अशोक को दबाने के लिए उन्होंने 3री 2री शताब्दी दिखाया। साथियों, ये प्रमाणित कर दिया है और हम इसी महीने में हमारा वो साकेत पर आधारित किताब हम प्रकाशित कर रहे हैं और तथ्य के आधार पर, सबूत के आधार पर उसमें हमने दिए हैं रामायण का लिखित समय ईसा एडी ईस्वी सन 2री 3री शताब्दी में। बहुत सारे ब्राह्मण लोग भी इस पर डिबेट करते हैं कि पहले रामायण लिखा गया कि महाभारत लिखा गया। तो बहुत अधिक संख्या में ब्राह्मण स्कॉलर का यह मत है कि महाभारत के बाद रामायण लिखा गया, क्योंकि महाभारत के लास्ट में रामोपाख्यान नाम का एक सर्ग है। मगर वाल्मीकि रामायण और रामोपाख्यान में कुछ स्टोरी अलग अलग है। मगर बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि रामायण महाभारत के बाद लिखा गया। अब झूठ से पर्दा उठाना बहुत जरूरी है।
ये जो माइथोलॉजिकल लिटरेचर है ये आज तक बहुत पुराना बताते हैं, इन सभी बातों को नकारने वाले सारे तथ्य और सबूत सामने आ गए। मिस्टर वेबर ने 1880 में ऑन दी रामायणा नामक किताब में प्रूव कर दिया कि रामायण का रचना काल ये कुषाण के पीरियड में हुआ है, क्योंकि रामायण में शक, कुषाण, हूण, पल्लव इन लोगों का जिक्र आता है और उनका आगमन, भारत में आगमन का पीरियड पहली से तीसरी शताब्दी में है। तो इस बात से प्रमाणित हो गया कि इनका इस बात रामायण में जिक्र आना ये इसी पीरियड में लिखा गया। मेजर जनरल कनिंघम का यह दावा है कि महाभारत में राजा हरिश्चंद्र की कथा आ जाती है, महाभारत में शवी राजा की कथा आती है, ये जातकों की चोरी है। मगर शवी राजा जो है, जो अपनी आंख देता है और इधर अपनी शरीर का हिस्सा काट कर देता है, ऐसी थोड़ी भिन्न कथा है, मगर चोरी की है। कनिंघम महोदय का कहना है कि यह शिल्प एडी यानी ईस्वी सन पहली शताब्दी में यह गुफा अंकित की गई, बनाई गई जातक के आधार पर, तो महाभारत इसके बाद ही लिखा गया, ऐसा उनका आर्कोलॉजिकल ओपिनियन है। तो स्वप्रमाणित सिद्ध हो गया। ग्रेग वेली नामक एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, उनका एक रिसर्च पेपर 2018 में प्रकाशित हुआ, उसमें 3-4 ब्राह्मण स्कॉलर है और अधिक संख्या में विदेशी स्कॉलर है। उन्होंने बुद्धा वर्ड इन रामायणा नामक, बुद्धा वर्ड इन महाभारता नामक अपने रिसर्च पेपर में सिद्ध किया कि बुद्धिज्म की फिलॉसफी को काउंटर करने के लिए महाभारत गीता का रचना ये 3री-4थी शताब्दी के बाद किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि महाभारत में बुद्ध लक्षणम ऐसा जिक्र आता है, और बुद्ध लक्षण कितने 32 लक्षण है, और पाली साहित्य में बुद्ध लक्षण जो मौर्य अशोक के समय में लिखे गए उसमें बुद्ध लक्षण का जिक्र आता है, सियली भाषा में जिक्र आता है। तो उनका यह कहना है कि कुषाण पीरियड में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ, और बुद्ध के जो लक्षण पाली दीक निकाय और साहित्य निकाय में, त्रिपिटक में जो आए हैं, उसका प्रत्यक्ष फिजिकल मूर्ति के रूप में कुषाण पीरियड के बाद ही महाभारत रचा गया है, ऐसा उनका आर्कोलॉजिकल ओपिनियन है, इंडोलॉजिस्ट ओपिनियन। इसलिए साथियों, डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, इसलिए उनका साकेत क्या किसी भी जगह पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। हाल ही के 10-15 दिन पहले मोहन भागवत और वसंत शिंदे पुणे में स्टेज शेयर किया। अजय भारत नामक एक किताब प्रकाशित की मराठी में। अब वो उसके बाद का डेवलपमेंट है, और उस किताब में भी सुधा रिजबुड नामक वो ब्राह्मण औरत ने इस बात को पुष्टि दिया कि राखी गढ़ी का हवाला देकर कहा कि ब्राह्मण भारत के मूल निवासी है, कोई बाहर से नहीं आया। वसंत शिंदे मोहन भागवत के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं और ब्राह्मणों की वकालत कर रहे हैं, जैसा मोदी का चेहरा ब्राह्मण इस्तेमाल करके पिछड़े वर्गों को गुमराह करते आया है, उसी तरह बैकवर्ड कास्ट का ये आदमी है वसंत शिंदे। इसका इस्तेमाल डीएनए और आर्कोलॉजी के आधार पर झूठ बताने के लिए कर रहे हैं। हमने उन्हें लीगल नोटिस भेजा था, अभी तक वसंत शिंदे ने उसका जवाब नहीं दिया। आने वाले समय में हम उनको जवाब मांगेंगे, डेक्कन इंस्टीट्यूट को भी हम जवाब मांगेंगे। मगर यह बात सिद्ध होती है कि ब्राह्मण लोग एक प्लान कर रहे हैं, एक बड़ी साजिश कर रहे हैं कि जो भी बौद्ध विरासत है उसको ऑक्युपाई करने के लिए पहले उनके लिए समस्या इंडस सिविलाइजेशन ब्राह्मणों ने खत्म किया, उसके निर्माता ही हमें, ऐसा झूठ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ब्राह्मण को खेती चलना नहीं आता, खेती पर उपदेश करते। ब्राह्मण ने आज तक कोई महान सभ्यता निर्माण नहीं किया, ब्राह्मणों ने कोई कल्चर निर्माण नहीं किया, ब्राह्मणों में एक भी महापुरुष पैदा नहीं हुए। पुष्यमित्र शुंग से लेकर शंकराचार्य तक और शंकराचार्य से लेकर मोहन भागवत तक इन लोगों ने हमेशा हिंसा का सहारा लिया, और हिंसा के सहारे से उन्होंने ये जो बहुजनों की महान विरासत है उसको कब्जा करने का प्लान किया है। साथियों, इस मौके पर हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणों ने हिंसा का सहारा लेकर ही विरासत को डैमेज किया, लॉकडाउन उसका सबूत है।
वो अपनी विदेशीपन को छुपाने के लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस साइंस है, उसका मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो ये विरासत बचाने का मामला है ही, मगर डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो गया है, इस बात का हमें बड़े पैमाने पर अभियान के तौर पर प्रचार करना होगा। जिनका देश नहीं है, जिनका ये मिट्टी नहीं है, जिनका ये कल्चर नहीं है, वो देशभक्ति का राग अलापते हैं। ब्राह्मणों के पास उनका लिटरेचर भी नहीं है, उस लिटरेचर में पूरा का पूरा बुद्धिस्ट लिटरेचर का मिलावट करके पेश किया गया है। एक अंत का मुद्दा में बोलकर मेरी बात को खत्म करता हूं। 1870 में फॉस्वेल ने एक जातक को प्रकाशित किया। वैसे फॉस्वेल ने 6 वॉल्यूम में जातका को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके प्रसिद्ध किया। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोका की जो लिपि है उसका रहस्य उद्घाटन किया। बहुत हम उनके ऋणी हैं कि सम्राट अशोक केवल भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के लीजेंड है, दुनिया के लिए आदर्श है। ये दुनिया के पटल पर आया जेम्स प्रिंसेप के द्वारा है। 1860 के बाद महाबोधि का और कई सारे बुद्ध से जुड़ी हुई बातों का उत्खनन कार्य शुरू हुआ। जातक कथाएं शिल्पांकित मिलना शुरू हुआ, मगर उसका अर्थ ही नहीं पता चल रहा था। तो ब्रिटिश लोगों ने, हॉजवेल, रीस डेविड और कई विद्वानों ने उसका ट्रांसलेशन किया, क्योंकि आर्कोलॉजी को समझने के लिए बुद्धिस्ट लिटरेचर का समझ होना बहुत जरूरी था। 1870 में एक जातक कथा प्रसिद्ध हुई और उसका हेडिंग था दशरथ जातका, द स्टोरी ऑफ बुद्धिस्ट किंग ऑफ रामा। जो प्रकाशित किया उसको मालूम था कि राम लोगों को एक ही मालूम है, वो वाल्मीकि राम है, मगर ये नया राम जातक में आया है और ये बुद्धिस्ट राजा है, उसका वाल्मीकि से कोई संबंध नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी के आधार पर भी हम कह रहे हैं, पुरातात्विक आधार पर भी हम कह रहे हैं, डीएनए के आधार पर भी हम कह रहे हैं। ब्राह्मणों ने जो काउंटर एक्शन किया, बाबा साहब अंबेडकर उसके लिए एक खास शब्द का प्रयोग करते, ब्राह्मणिकल लिटरेचर, ब्राह्मणवादी साहित्य का निर्माण किया और मूल बुद्धिस्ट लिटरेचर का प्रवाह खंडित किया, प्रचारकों की हत्या की, राजाओं की हत्या की, इसीलिए वन साइड थोपा गया। दशरथ जातक ये बुद्धिस्ट स्टोरी है जो पूरे बौद्ध राष्ट्र में आज भी समारोह के तौर पर दिखाया जाता है। उसी दशरथ जातक की चोरी करके रामायण का डेवलप किया गया और ये दशरथ जातक का पहला शील्ड भरभूत स्तूप में सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में रेखांकित किया, शिल्पांकित किया है। अशोक इस बात को स्वीकार करता है कि दशरथ ये बुद्धिस्ट कैरेक्टर है, रामायण बुद्धिस्ट कैरेक्टर, इसीलिए उसका उन्होंने शिल्प बनाया। आर्कोलॉजिस्ट भी मान्य करते हैं दशरथ बुद्धिस्ट पात्र है, राम बोधिसत्व पात्र है, लखन बुद्धिस्ट पात्र है, सीता बुद्धिस्ट पात्र है, मगर इसका संबंध सिद्धार्थ की फैमिली के साथ जोड़ा गया, महामाया के साथ जोड़ा गया, शुद्धोधन के साथ जोड़ा गया, यशोधरा के साथ जोड़ा गया, आनंद के साथ जोड़ा गया, देवदत्त के साथ जोड़ा गया। ये जो कहानी थी ये सिद्धार्थ बुद्ध बनने के पहले जो सिद्धार्थ उसके साथ जोड़ी गई और उसमें मृत्यु होने के बाद शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा बोधिसत्व राम अपने भाई भरत और लखन और सीता को कहते हैं। उसके 10 धम्म उपदेश है, वो 10 धम्म उपदेश एज इट इज ट्रांसलेशन वाल्मीकि रामायण में किया। तो उस समय जो डिबेट चल रहा था उस समय डिक्लेयर हो गया और आज इस पर ब्राह्मण चर्चा नहीं करना चाहते। बुद्धिस्ट लिटरेचर को ही तोड़ मरोड़ करके ये इपिक्स बनाए गए, रामायण इपिक्स बनाए गए, महाभारत इपिक्स बनाए गए हैं और ये बुद्धोत्तर होने के कारण ही बुद्ध का बार बार उसके अंदर जिक्र आता है। इसलिए साथियों, बैकवर्ड कास्ट के लोग जो राम के प्रति जुड़े हुए हैं, कबीर साहब भी राम के प्रति जुड़े हुए, संत रविदास की वाणी में भी राम का जिक्र आता है। वो राम वाल्मीकि राम नहीं है बल्कि राम वो बोधिसत्व राम है। तो मैं इस मौके पर इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलूंगा।
क्योंकि हम उस किताब को जब प्रकाशित करेंगे, इस पर हम ब्राह्मणों को चुनौती देकर कहेंगे कि तुम्हारे पास तुम्हारा कपड़ा नहीं है, ये मिट्टी तुम्हारी नहीं है, तुमने जो लिटरेचर बनाया वो लिटरेचर भी तुम्हारा नहीं है, तुमने इन्हीं मूल निवासी लोगों की कल्पना, पात्र, थॉट्स को चुराकर उसको तोड़ मरोड़ करके उसको असिमुलेशन करके पेश किया। ब्राह्मणों के पास उस समय भी विकल्प नहीं था और आज भी विकल्प नहीं है। ब्राह्मणों को इन्हीं लोगों के पात्र को ब्राह्मणाइज करके ब्राह्मणवादी पात्र बनाकर उन्हें प्रमोट किया जाता है और प्रचार किया जाता है, ये फलाना हमारे। एक निजी खत में स्वामी विवेकानंद ने खुद मान्य किया, रामकृष्ण ब्राह्मणों के कहा है, ये तो महायानी परंपरा से चुराकर ब्राह्मणों ने प्रमोट किए, और ये जो वैष्णववाद है, भक्तिवाद है, ये महायानी बुद्धिस्ट लोगों का भक्तिवाद है। मगर उन लोगों ने इस बात को सच सामने नहीं आने दिया। मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूं कि साकेत की लड़ाई हमारे नहीं है, लड़ाई जारी रहेगी। साकेत हमारी विरासत है और साकेत को बचाने के लिए हम जी जान से लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। शुरू